नमस्कार बच्चों, आप सबका हिंदी की कक्षा में फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ही उत्साहित होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के हमारी आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 8 अपराजिता और उसका परिचय इस प्रकार है। इस कहानी में एक ऐसी महिला का वर्णन किया गया है जिसमें अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर साधना का बल था। उसने इसी विशेषता के कारण अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त कर ली थी। और किस प्रकार की थी एक स्टोरी, ये कहानी हमें क्या बताती है, चलिए आइए और आगे इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत होती है इस प्रकार। चंदा का गर्दन से नीचे का पूरा शरीर शैशव काल में ही पोलियो ग्रस्त हो गया था, परंतु उसने जीवन से हार नहीं मानी और अद्भुत धैर्य, साहस, इच्छा शक्ति एवं साधना के बल पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। शारीरिक रूप से पराजित डॉक्टर चंद्रा इस प्रकार अपराजिता बन गई। मतलब बच्चों, जो डॉक्टर चंद्रा है, चंद्रा उनका बचपन का नाम है, और वो बचपन से ही क्या था, गर्दन के नीचे का भाग पूरा, गर्दन से नीचे का पूरा शरीर उनका कैसा हो गया था, शैशव अवस्था से ही, मतलब वो जब छोटी बालिका थी तब से उनका शरीर जो है पोलियो ग्रस्त हो गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने साहस, बुद्धि, बल, अद्भुत धैर्य और इच्छा शक्ति एवं साधना से उन्होंने क्या हासिल कर लिया, डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली। और इस प्रकार जो डॉक्टर चंद्रा है अपराजिता बन गई हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख स्वयं अपने जीवन की कमियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। हमें तब लगता है कि भले ही उस विधाता ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें अपंग नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोर दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। मतलब बच्चों, इसमें इस पैराग्राफ में हमें ये समझाया जा रहा है कि हमें जो विधाता है कभी कभी ऐसे विलक्षण, ऐसे व्यक्तियों से मिलाता है जिनका दुख हमारे सामने, मतलब जिनके सामने जो हमारा दुख है वो कुछ भी नहीं है, उनका दुख हमारे सामने बहुत ज्यादा है। हमारे शरीर एकदम हृष्ट पुष्ट और पूरे परिपक्व है, हमारे अंग बहुत अच्छे बने हुए हैं, पूरे पूरे आकार में हैं, लेकिन जिनके अंग ही नहीं होते हैं, जिनका शरीर ही पूरा नहीं होता है, वो भी क्या करते हैं बच्चों, कभी भी कोसते नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पूरा शरीर होने के बाद भी, सब चीजों से भरपूर होने के बाद भी, जब जब मुसीबत पड़ती है तो विधाता को कोसते जरूर हैं, जरूर बोलते हैं कि हे भगवान, मैं ही मिली थी, मैं ही मिला था। ठीक है बच्चों, उसके आगे और क्या समझाते हैं, और ये कहते हैं लेखक कि पिछले ही महीने उन्होंने एक अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने ऐसे कठोर दंड दिया है, किंतु उसे नतमस्तक, लेकिन उस कठोर दंड के बाद भी बच्चों वो गुस्सा नहीं है विधाता से, नतमस्तक आनंदित होकर के अपना जीवन जी रही है, ना कि पूरी तरीके से गुस्से में और भगवान से नाराजगी दिखा करके, बहुत आनंद में अपना जीवन वो जी रही है। आगे देखिए, उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था। अपनी शानदार कोठी में पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतारकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बैसाखियों की सहायता से उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती हुई कोठी के भीतर चली गई।
मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। मतलब बच्चों, जब जो जिनकी बात ये कर रहे हैं उनकी कोठी का अहाता और लेखिका की कोठी का अहाता एकदम आमने सामने था, बहुत ही करीब था। तो क्या एक दिन वो क्या देखती हैं? एक दिन वो देखती हैं कि कार से जो वह लेखिका के सामने वाले बंगले में रहती हैं, वो अपाहिज जो व्यक्ति हैं, वो क्या करती हैं, कार से आती हैं। सामने ही जैसे ही गाड़ी रुकती है, उनके पास से एक महिला सहायक निकलती है, व्हील चेयर निकालती है और गाड़ी के दरवाजे के सामने लगा देती है। कुछ ही क्षणों में क्या होता है, वह अपाहिज महिला युवती जो थी वो निकल के आती है, बड़े ही अपने धड़ से नीचे के जितना भी निर्जीव शरीर था, बड़ी ही सहजता से उसे वह व्हील चेयर पर रखती है और स्वयं ही उसे चलाती हुई, उसे रोल करती हुई बच्चों वो कोठी के अंदर चली जाती है। और इस प्रकार से रोज रोज वो देखने के लिए इस चित्र को, उनके आवागमन को वो बहुत उत्सुक होती है और रोज देखती हैं। ठीक है बच्चों, और उनको देख करके उन्हें यही मालूम होता है कि जैसे मानो कोई मशीन खट 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 अपना काम कर रही हो, जिस प्रकार वो अपना काम करती हैं। ये देखिए किस प्रकार लेखिका जो है वह इन्हें देख रही है और किस प्रकार जो ये युवती है यह गाड़ी से उतर करके व्हील चेयर में बैठकर खुद से ही अंदर कोठी में जा रही है। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को बड़े धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मतलब धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, उससे उनका इंट्रो हुआ बच्चों। अब उसकी कहानी सुनकर तो लेखिका बहुत दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात का जो उन्होंने बड़े ही धैर्य के साथ जो है जवाब दिया है और बड़ी धैर्य और सहजता के साथ उसको समझा है, जिसमें वह कहती है कि जो बित्ते भर की जो लड़की थी मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि जो उसका साहस था, जो उसकी हिम्मत थी और जो उसका परिश्रम और कठिन दृढ़ विश्वास था, उसने उसको एक देवांगना का रूप दे दिया था लेखिका के सामने। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों का उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्र से सज्जित लखनवी मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल मनोरोग केंद्र की शरण में है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने अपने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांस पिंड मात्र, सदा खुश रहती है। चेहरे पर विषाद की रेखा भी नहीं। बुद्धि दीप्ति, आंखों में उत्साह, प्रतिफल प्रतिक्षण भरपूर उत्कृष्ट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। तो बच्चों, लेखिका यहाँ पर और बताते हुए कहती है कि जो युवक को उन्होंने अपनी बहन के यहाँ देखा था, वह युवक जो आईएएस की परीक्षा देने के लिए जा रहा था, लेकिन जब उसकी ट्रेन चल रही थी और जैसे ही वो रुकी, वो कुल्हड़वर चाय लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा था। और उसी घटना में क्या होता है बच्चों, ट्रेन चलने लगती है और वह कुल्हड़ हाथ में लिए ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चढ़ नहीं पाता और धक्का लगने के कारण उसका हाथ ट्रेन के पहिए पर आ जाता है, जिससे उसकी एक भुजा पूरी कट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाते, अंग विच्छेदन हो जाता है। जिससे क्या होता है, वह उससे पहले अपने दर्द से बचने के लिए वो क्या कहता है, नशे की गोलियां खाने लगता है। फिर अब वो नूर मंजिल मनोरोग केंद्र की शरण में है अपनी देखभाल के लिए, अपने आप का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो वह चाहती है लेखिका कि वह जो अपाहिज युवती है उसकी कहानी वह जरूर पढ़े, जो वो खुद लिख रही हैं, जिसमें कि केवल धड़ में ही उसका पूरा जान है और पूरा शरीर उसका एक प्रकार से निर्जीव है। फिर भी वह किस उमंग और उत्साह के साथ अपने जीवन को आनंदित होकर जी रही हैं, ना कि विधाता से किसी भी प्रकार की शिकायत करके।
और उनकी आंखों में, उस युवती की आंखों में उन्हें क्या-क्या दिखता है, जो वो बताना चाहती है उस युवक को जिसका अंग विच्छेदन यानी कि जिसका हाथ जो है वह ट्रेन के पहिए में आकर के कट गया था। क्या बताना चाहती हैं उस आदमी को? वह कहती हैं, बुद्धि दीप्ति आँखों में उत्साह, प्रतिभल प्रतिक्षण भरपूर, उत्कृष्ट जिजीविषा और कैसी-कैसी महत्वाकांक्षा जो उस युवती के अंदर है, वह खुद भी देखे और उनसे प्रेरणा लेकर के जीवन को आगे बढ़ाए। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? मैडम, आप लखनऊ जाते ही मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? ऐसा पूछती हैं कौन? वो शायद युवती ही पूछती हैं कि लखनऊ जाते ही क्या आप मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से क्या पूछ कर बताएंगी कि जो मेरे विषय की माइक्रोबायोलॉजी है उससे संबंधित कोई जो सामग्री है वह वहां मिल सकती है कि नहीं? फिर, मैडम, आप कह नहीं रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगे कि मुझे वहां की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं कि जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन्न है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। मतलब बच्चों, ये सारी जो कहानी है वह लेखिका बता रही उस अपाहिज युवती की जिसका पूरा शरीर धड़ से नीचे पोलियोग्रस्त हो चुका है। और उसमें वह कहती है कि हड्डी टूटने पर जो एक व्यक्ति है वह मोच आ जाने पर ही विचलित हो जाता है, जैसे कि उस पर मुसीबतों का आसमान ही टूट पड़ा है। लेकिन जो वह व्यक्ति है वह जो युवती है वो क्या करती है, वो पूरे मनोबल के साथ, जैसे कि उसकी एक एक हड्डी हड्डी, एक एक मांस का टुकड़ा टुकड़ा पूरे उत्साह और जोश से भरा हुआ है कि उसे आगे जीवन में कुछ करना है। और वो आगे कहती है कि आजकल वह कहाँ है? आईआईटी मद्रास में काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने क्या बताया था बच्चों? उन्होंने ये बताया था कि वह बार-बार वो उनसे पूछ रही थी कि दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, तो क्या वहाँ पर आप मेरा बायोडाटा भेज करके यह पूछ सकती हैं कि मेरे लिए कोई फेलोशिप मिल सकती है, जिससे कि जो लेखिका है उसको उसकी बातों में बहुत ही ऊर्जा और उमंग दिखती है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मतलब बच्चों, वह कहती है कि जब उसके जन्म के 18 महीने बाद ही क्या था, उनके धड़ से नीचे का पूरा भाग पोलियोग्रस्त हो गया था और एक निर्जीव अवस्था में चला गया था। फिर भी उन्होंने क्या किया, निर्जीव शरीर से ही अद्भुत साहस दिखाया और नियति को पूरा अंगूठा दिखा करके उन्होंने थीसिस पर डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, डॉक्टरेट हो गई वो। ठीक है मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसीलिए एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिसे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं कर लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समतल सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर किए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों के द्वारा सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार यह बात पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को मिलनी चाहिए। मतलब वह कहती हैं कि जो युवती हैं जिनका शरीर धड़ से नीचे पोलियोग्रस्त है, वह कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा मेरे को ऐसा जीवन मिले जिसमें मुझे कोई थोड़ा सा भी सहारा ना दे। आप तो जानती हैं कि मेरी कार भी मेरी माँ चला कर लाती है, लेकिन मैंने एक ऐसा नक्शा बनाया है जिसमें मैं वह कार खुद चला सकती हूँ और मेरे धड़ के नीचे निर्जीव शरीर को भी सजीव होने का एहसास होगा। और उन्होंने अपना जो नक्शा है कार का वह लेखिका को दिखाया। बड़ा ही अद्भुत नक्शा था। उसमें
वो बिना अपने शरीर डुलाए जुलाए भी वो उतर सकती थी कार से, और उनकी कार ढलान से चल सकती थी। और उन्होंने क्या किया बच्चों, जितने बिना किसी कठिनाई के उन्होंने क्या किया, अपनी मनचाही सामग्री जो है सारी उठा करके मेज पर रख दी थी। ठीक है, किंतु उसकी जो आज की पटुता है, आज का जो उसका मनोबल है और जिस प्रकार वो आज काम कर पाती है पूर्ण आत्मविश्वास है, उसके पीछे क्या है बच्चों, उसके पीछे है बच्चों सुदीर्घ कठिन अभ्यास, यातनाप्रद भूमिका। मतलब जो अभ्यास की जो यातनाप्रद भूमिका है, किसी समय में बच्चों ये काम उसके लिए बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन अपने दृढ़ विश्वास से, कठिन परिश्रम से और लगातार अभ्यास से वह यह सब कर पाई है। और आगे वह कहती है लेखिका कि जो स्वयं डॉक्टर चंद्रा प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा ही सम्मानित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय के बारे में सुना था, लेकिन शायद ये पहली बार है जब लेखिका को यह लगता है कि पीएचडी के विषय में यह कह सकते हैं, पीएचडी के विषय में भी यह अब कह सकते हैं, जो कि डॉक्टर चंद्रा ने शायद अचीव किया था, डॉक्टर चंद्रा को ने उस उपाधि को हासिल किया। आगे वह कहती हैं लेखिका कि आज हम शायद पहली बार पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। फिर बाद में वह कहती हैं लिखिए कि डॉक्टरेट भी संयुक्त डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम, मतलब जो डॉक्टर चंद्रा है और उनकी माता है सुब्रमण्यम, उनको वास्तव में यह पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि यह सारा उनके ही कठिन परिश्रम और दृढ़ विश्वास का नतीजा है। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कैसी कठिन साधना की, और इस साधना का सुखद अंत हुआ सन 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। अब क्योंकि यह जो सफर था यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, जिसमें डॉक्टर चंद्रा ने और उनकी मां सुब्रमण्यम ने बहुत ही कठिन परिश्रम दिया होगा। अपनी पुत्री को यहाँ तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना भी किया होगा, और उसके बाद कठिन साधना और अथक प्रयास से उन्होंने 1976 में यह प्रयास खत्म हुए और डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली। किस में मिली बच्चों? बायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों के विषय में डॉक्टरेट पाने वाली ये डॉक्टर चंद्रा क्या है, हमारी पहली महिला भारतीय बन गई थी। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका स्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। ऐसा कहते ही सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। जब इनके बारे में डॉक्टर चंद्रा की माता जी सुब्रमण्यम से जो बातचीत की गई तो वो क्या बताती हैं? वह बताती हैं कि जब इसे सामान्य ज्वर, जब इसको नॉर्मल बुखार आया उसके चौथे दिन ही जब इसके जो नीचे का शरीर है वो थोड़ा थोड़ा प्रतिक्रिया कम देने लगा, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाया गया, बहुत डॉक्टर को दिखाया गया। जो सारे डॉक्टरों ने देख करके उन्हें एक ही बात कही कि पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटी का धड़ के नीचे का कोई भी हिस्सा कभी भी काम नहीं कर सकता है। और उस समय तक क्या था, उसका छोटा भाई था वह उनकी माँ के गर्भ में आ चुका था। और ऐसा बताते बताते सुब्रमण्यम के जो कंठ है वो अवरुद्ध हो गया, वो दुखी होकर रुआंसी हो गई थी। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसे इस जीवन से तो मौत भली। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख ही मांगती रही, केवल सिर हिलाकर ये इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में, फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी, वही ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी, निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर इसके जीवाग्रह में बैठ गई थी। बेंगलुरु के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा था। मतलब उनकी माता जी जो सुब्रमण्यम है वे आगे बताते हुए कहती हैं
कहती हैं कि इसकी गर्दन में, केवल गर्दन में ही हलचल थी और कहीं पर हलचल नहीं थी। इसके बाद भी मैंने कभी भगवान से यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, इस जीवन से अच्छा तो इसके लिए मौत ही, ऐसा उन्होंने कभी भी अपनी पुत्री के लिए नहीं कहा। और जब उन्हें पता चला कि पास ही में क्या है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके बारे में बहुत सुना, तो वह उनके पास ले गई। और उनके कुछ दिन उपचार से क्या हुआ बच्चों, उनकी धड़ के जो कुछ अंगों में अचानक से ऊर्जा आ गई, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां जो है वो हिलने लगी। फिर क्या था, उन्होंने उसको उठा उठा करके यहाँ पर खुद से बैठना सिखाया। और उसके बाद बच्चों क्या है, उन्होंने उसको उनका जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उनकी माताजी ने स्वयं ही दी थी, खुद ही वह उनका स्कूल बनी थी। और क्योंकि उनकी जो पुत्री थी बहुत मेधावी थी, बहुत ही बुद्धिमती थी, इसके साथ उन्होंने उसको पढ़ाना शुरू किया। और वो बहुत चमत्कृत महसूस करती थी, क्योंकि ऐसी अपंग अवस्था में भी इतनी उत्कृष्ट बुद्धि, इतना अच्छी उच्च लेवल की बुद्धिमत्ता ने उनको बहुत ज्यादा चकित कर रखा था उनकी बेटी की। और वह सोचती थी कि जैसे कि सरस्वती जो है उनकी जीवागृह में ही बैठ गई हैं आकर के। और जो बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मल में उसे प्रवेश दिलाने के लिए कॉन्वेंट द्वार पर लगभग उनकी माताश्री को धरना ही देना पड़ा था, ताकि वह उनका वहां पर अपनी पुत्री का, डॉक्टर चंद्रा का वहां पर दाखिला करवा सके। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घूमता फिरेगा। उन्होंने बोला, जो वहां दाखिला लेती थी, उन्होंने बोला कि नहीं मिसेस सुब्रमण्यम। मदर ने क्या कहा कि नहीं सुब्रमण्यम, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन आप ही सोचिए, आपकी पुत्री व्हील चेयर के सहारे पूरे क्लास, उनकी व्हीलचेयर को लेकर के पूरे क्लासरूम में कौन घूमेगा। ऐसा मदर ने वहां पर समझाते हुए सुब्रमण्यम को कहा, माता सुब्रमण्यम को। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी, और फिर सभी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। और उसके बाद उन्होंने कहा मदर से कि आप उसकी चिंता मत करें, मैं स्वयं ही अपनी पुत्री के साथ रहूंगी और स्वयं ही उसकी पुत्री को पूरी कक्षा में उनका भ्रमण करवाऊंगी। और वह ऐसा करती भी थी बच्चों। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, बीएससी किया, प्रणिक शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की, केवल अपनी निष्ठा से। अब देखिए बच्चों, जो पीरियड दर पीरियड उनकी माताश्री उनके व्हील चेयर के पीछे खड़ी रहती थी, उन्हें प्रोत्साहित करती थी। उसके बाद प्रत्येक परीक्षा में उन्होंने क्या, उच्चतम सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। और उसके बाद चंद्रा ने स्वर्ण पदक प्राप्त करके कक्षा में फिर बीएससी किया। उन्होंने उसके बाद क्या किया बच्चों, बीएससी किया। और फिर प्राणिक शास्त्र में उन्होंने एमएससी किया। उसके बाद उन सब में प्रथम स्थान प्राप्त करके बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए एक स्पेशल सीट जो है वो अर्जित की। और बच्चों, ये सब वो किस प्रकार कर पाए, ये सब वो अपनी निष्ठा, लगन और कठिन परिश्रम के द्वारा ही कर पाई थी। प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। अब फिर क्या था, प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में उनका शोध कार्य शुरू हुआ। और जो उनके माता पिता थे, उन्होंने पेंसिल्वेनिया से एक अनोखी व्हील चेयर मंगा दी, जिसका संचालन वह पूरी प्रयोगशाला में स्वयं ही करती थी और यहाँ वहां पूरी आसानी से जा सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरह बख्तर में कसी वह हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। क्षत विक्षत शरीर के में असंख्य घाव, किंतु आभा मंडित भव्य मुद्रा। मतलब बच्चों, जब भी वह उस लड़की को देखती थी जो लेदर की जैकेट में खुद को कसी हुई और एकदम हंसमुख चेहरा लिए हुए, वो युद्ध क्षेत्र में ऐसे प्रतीत होती जैसे राणा सांगा स्वयं खड़े। अनेक घावों के बाद भी उनके चेहरे पर क्या है बच्चों, एक विजय स्माइल है, एक विजय मुस्कान है, जिससे आभा मंडित भव्य मुद्रा में दिखती है। उसी प्रकार इस बालिका के मुख पर भी यही तेज था। मैडम, आप तो लिखती हैं मेरी कविताएं, देखिए कुछ दम है क्या इनमें। जब मैंने वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उस कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का ही काम
करते हूँ। निरंतर मशीन खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। अब देखो बच्चों, वह लेखिका से पूछती हैं कि मैडम आप तो लिखती हैं, क्या आप मेरी कविता पढ़ेंगी? फिर जब लेखिका ने उनकी कविता पढ़ी तो उन्होंने पाया कि उनके चेहरे पर तो कभी उदासी और दुख का भाव नहीं था, लेकिन अनजाने ही उनकी कविता में बहुत ही मार्मिक तरीके से उनके दुख और निराशा के भाव देखने को मिलती हैं और उन्हें देख कर के वो बहुत भावुक हो जाती हैं लेखिका। फिर उसके बाद वो आगे हमें बताती हैं कि उन्होंने अपने जो युवती है चंद्रा है, डॉक्टर चंद्रा, उन्होंने कढ़ाई बुनाई के सुंदर सुंदर नमूने जो है लेखिका को दिखाए और जैसे उनके दोनों हाथ जो है दोनों पैरों का काम करते, खट 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 मशीन के जैसे काम करते ही रहते हैं। और बच्चों वह आगे बताते हैं कि जर्मन भाषा में दोनों पितरी और माता ने मैक्स मूलर भवन में एक विशेष योग्यता प्राप्त की थी। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। अब गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वो क्या थी बच्चों? वह प्रथम लड़की थी, प्रथम महिला थी। और बच्चों कैसी थी? वह प्रथम अपंग महिला थी। ठीक है, प्रथम अपंग बालिका थी, ऐसा स्वर्ण कार्ड पाने वाली राष्ट्रपति से। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। अब उसकी रुचि केवल भारतीय संगीत में नहीं है बच्चों, पाश्चात्य संगीत में भी उतनी ही रुचि है। मैंने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। माता और पुत्री दोनों की समान रुचि किसमें है, ऐसा लेखिका पूछती हैं। लेकिन उससे पहले वह यह बताती हैं कि जैसे ही उसके बाद उन्होंने इस वार्तालाप के बाद वो बताती है कि डॉक्टर चंद्रा ने अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख करके मुझसे कहा कि देखिए, दिखाने लगे कि किस प्रकार उन्होंने पुरस्कार ग्रहण किया है। डॉक्टर चंद्रा ने प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराते हुए, डॉक्टर चंद्रा ने सलामी देते हुए राष्ट्रपति को बालिका रूप में पिक्चर दिखाई, फोटो दिखाई, व्हील चेयर पर लेदर जैकेट में जकड़ी हुई उन्होंने अपनी बैसाखी को सहारा लेते हुए अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ग्रहण की। अब फिर लास्ट में वे पूछते हैं, लेखिका पूछती है कि माता और पुत्री की वास्तविक रुचि किसमें है। देखिए किस प्रकार ये पुत्री है डॉक्टर चंद्रा, ये उनकी माता सुब्रमण्यम है और किस प्रकार इनके चेहरे पर एक कामयाबी का तेज है बच्चों। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला था। ऐसा डॉक्टर चंद्रा ने बताया कि वो क्या बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो क्या बने, डॉक्टर बने। लेकिन अपंग डॉक्टर वर्गीस के सफल जीवन की कहानी वो पढ़कर ही वो प्रेरित हुई थी कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी उन्हें डॉक्टरी के कॉलेज में एडमिशन दाखिला नहीं मिला था। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। और इसके लिए क्या कारण बताया गया कि उनके जो निचला हिस्सा है वो क्या अपंग है, इसीलिए वो एक अच्छी शल्य चिकित्सा डॉक्टर जो है नहीं बन सकती हैं। किंतु डॉक्टर चंद्रा, प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में गहन योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। अब उन्होंने जब उनकी यह बात सुनी तो लेखिका कहती है कि चिकित्सा ने जो गुण खोया है वह गुण विज्ञान में उन्होंने पाया है, क्योंकि जो उनकी जो बुद्धिमत्ता है और उनकी जो लगन है वह क्या है, अद्वितीय है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में है उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, यानी कि उनकी चंद्रा की माता जी का चित्र है, जिसमें वे जेसी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। और उस चित्र में, उस पिक्चर में, उस फोटो में वो क्या कर रही हैं बच्चों, वह एक पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं जिसमें वे जेसी बेंगलुरु द्वारा प्राप्त है वह पुरस्कार। ठीक है, वीर जननी का पुरस्कार, बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें स्वयं माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जड़नी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लौंगे, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प वेणी, मेरे कानों में
उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं, ऐसा लेखिका कहती हैं। वह शब्द क्या है जो गूंज रहे हैं? ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। जो उनका चित्र है जो आखिरी पन्ने पर है, उसमें वह देखती हैं कि उन्होंने जो गजरा लगाए हुए वे स्त्री हैं शारदा सुब्रमण्यम, जिन्होंने सदैव ही अपनी पुत्री की जो व्हील चेयर के पहियों को ढकेलती हुई उसका सहारा बनी, उसके आत्मविश्वास को दृढ़ किया और उसकी जो जितनी भी भावनाएं थी उनको दृढ़ निश्चय बना करके बहुत ही मेहनत करने की उन्हें प्रेरणा दी। ऐसी जो उनकी जो माता जी हैं शारदा सुब्रमण्यम, उनके शब्द जैसे कि अभी भी लेखिका के कानों में गूंज रहे हैं और वो ये कहती हैं कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता अवश्य खोल कर देता है। ठीक है बच्चों, और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि हमें कभी भी अपने किसी भी अपंगता से या किसी भी कमियों का हवाला दे करके हमें मेहनत से दृढ़ निश्चय होकर के या निष्ठा से काम करना बंद नहीं करना चाहिए। हमें लगातार कठोर परिश्रम करते ही रहना चाहिए और सकारात्मक आशा से हम एक न एक दिन सफलता प्राप्त अवश्य करते हैं। तो बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।